ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, आज देश भर में लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है। छठे चरण का मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में केंद्र शासित प्रदेश समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। इन 8 राज्यों में दिल्ली की सभी 7 सीटों और हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और दिल्ली का मतदान इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल और गठबंधन पर तो जैसे समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ सीएम केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी है, तो वहीं फिर रिहाई और उसके बाद चुनाव बाद फिर से 2 जून को जेल वापसी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर आंच आई हुई है और ये मुद्दा भी बड़ा गर्म है। साथ ही स्वाति मालीवाल के साथ हुई अप्रिय घटना का मुद्दा भी लगातार उछल रहा है। देश भर की राजनीति में आग लगाने और मुद्दे को भटकाने का भी काम कर रहे हैं ये सारे मुद्दे। जी आपको ये बता दें कि 17 मई को गठबंधन प्रत्याशी को दक्ष चौधरी नाम के युवक ने चुनाव प्रचार के दौरान थप्पड़ मारा था और दिल्ली में कभी घुसने न देने की धमकी भी दी थी। साथ ही दावा भी किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी और लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटना राजनीति को किस स्तर तक गिरा रही है और क्या सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि इसका आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर कन्हैया कुमार और गठबंधन ने लगाया था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की अगर बात करें तो स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए ने उनके आवास पर मारपीट की थी, जिसके बाद सीएम के पीए वैभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया था और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई थी। वहीं इन सभी तमाम मुद्दों पर साथ ही एक बयान और आया। लालू यादव ने बयान दिया कि ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं एक बयान ये भी आया कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने बयान दिया, राहुल गांधी ने बयान दिया। वहीं एक बार एक और बयान सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले, खून से रंगने वालों को मतदान करेंगे या 400 पार के लिए मतदान करेंगे, राम मंदिर बनाने वालों के लिए मतदान करेंगे। तमाम मुद्दे हैं जिन सवाल और तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भी हम जानेंगे। और हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से सिद्धांत जी, कांग्रेस से हमारे साथ है यामीन जी और इसी के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हुड्डा जरीवाला जी भी हैं और हमारे साथ सपा से इरफान जी भी हैं। तो आप सभी मेहमानों का पैनल पर बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल, पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है पैनल पर। हमारा पहला सवाल हुड्डा जी आपसे है कि लगातार आम आदमी पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे। हम किसी और से सवाल करते हैं, हमारे साथ अभी पैनल पर हुड्डा जी नहीं जुड़ पाई हैं। सिद्धांत जी आपसे सवाल है, लगातार आम आदमी पार्टी कई तरह के लोकतंत्र को बचाने का सवाल उठा रही है, साथ ही संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। वहीं लालू यादव ने भी बयान दिया कि ये जो संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं करने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन संविधान पर खतरा नहीं मंडराने देंगे। इस पर क्या कहेंगे? मैडम, लालू यादव जी की जो छवि है वो हमेशा विवादों से घिरी रही है। वो संविधान के परे और इस देश के लोकतंत्र के परे जाकर बयानबाजी देते रहे हैं। वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में उन जुलून बातें करते रहते हैं। तभी वो कहते हैं कि इस चुनाव ईडी की मम्मी जो है वो नरेंद्र है और पापा जो है वो मोदी हैं। तो उनके बयानों पर ऐसा हम सिर्फ इसीलिए कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे परिपक्वता और विवेक की उम्मीद करना कम ही है, वो भी बिहार के जंगल राज के मुखिया से। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगाती है, मैडम मेरा एक सीधा सा सवाल है और एक सजेशन है कि ये जो थप्पड़ कार्रवाई है ये हमेशा आम आदमी पार्टी पर ही क्यों होती है? आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी जब भी चुनाव लड़ते रहे हैं, उन पर कोई ना कोई थप्पड़ चला देता है, कोई स्याही फेंक देता है। संजय सिंह जी है, उन पर कोई स्याही फेंक देता है, थप्पड़ चला देता है। और उसके बाद आप कन्हैया कुमार जी का इंसिडेंट सभी के सामने है। लेकिन इन सभी इंसिडेंट से इनडायरेक्टली जो फायदा या लोगों की सिंपैथी लेने का काम आम आदमी पार्टी करती आई, वो मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि देश में सभी नेता हैं, हमारे विपक्ष के और भी नेता हैं, किसी के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राजनीति के इतने छोटे स्तर पर जाकर लोगों से वोटों की भीख मांगना
ये मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी अच्छे राजनेता को शोभा देता है। और आज उनका जो परिणाम है वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। कन्हैया कुमार जी जो कल तक ताल ठोक रहे थे सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में, आज वो कह रहे हैं कि हमने एक अच्छा विपक्ष प्रस्तुत किया, अब जनता जिसको चुनेगी हम भी उसको मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी निराशा और हताशा ही है जो जनता ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। और उनकी ये जो थप्पड़बाजी जो स्ट्रेटेजी है ये जनता समझ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता इनसे उन्हें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। इरफान जी जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार 400 पार ही होने वाला है, और गठबंधन में आए लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दर्शाने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई में उसे देश की जनता समझ चुकी है या गठबंधन का समर्थन करेगी? देखिए मैडम, ये जनता जो समझ चुकी है ये सबके अपना अपना विचार है। 4 जून को सबका खुलासा हो जाएगा, जनता क्या समझ चुकी है और क्या नहीं समझ चुकी। ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव की सरकार कब थी बिहार में? दूसरी बात, भाजपा जो है उनको टिकट दे देती है जो गाड़ियों से रौंद रहे हैं किसानों को, जो बेटी को पहलवानों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी टिकट देती है भाजपा। उसके बाद हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है, सीधा मुस्लिम और पाकिस्तान, नेहरू परिवार, इन 4 चीजों के अलावा चुनाव लड़े। भाजपा विकास के मुद्दे पे एक बार चुनाव लड़ ले तो मेरे हिसाब से 50 सीट भी नहीं इरफान जी, और 4 जून को ये दूध का पानी हो जाएगा। 4 जून को ये 400 सीटें हारने जा रहे हैं। जी सिद्धांत जी जवाब दीजिएगा। एक सवाल हमारा भी है इरफान जी से, लेकिन उससे पहले उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा। मैडम, मैं पिछले 2-3 डिबेट से कांग्रेस से जो भी प्रवक्ता आते हैं उनकी एक रटी बताई स्क्रिप्ट को सुनते आ रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम और ये और वो मतलब हम विकास पर वोट अगर मांगे तो हमें 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो विकास की बात तो आज पूरा विश्व कर रहा है। आज जो विश्व है वो भारत को एक उभरते हुए भारत के तौर पर देख रहा है, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है, अपने लोगों को विदेशों से जब आपातकालीन स्थिति होती है वहां से वापस लाने में सक्षम है। आप देख लीजिए, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो तालिबान क्षेत्र अफगानिस्तान हो, वहां से हम लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाए और आज हमारा झंडा विदेशों में भी सुरक्षा और सहमति का प्रतीक हो गया है। दूसरी बात इन्होंने कही विकास की, तो विकास में आज देख लीजिए, जब पूरे विश्व के विकसित देश एक समय था जब हमसे दूर भागा करते थे, भारत में आने से कतराते थे, लेकिन आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में अपने सुरक्षा के माहौल को देखते हुए अपने प्लांट्स लगा रही हैं, लोगों को रोजगार दे रही हैं। लेकिन अब सब हमारी नीति में सिर्फ एक ही बदलाव है, वो ये है कि मैडम हम जो नौकरियां और जो रोजगार दे रहे हैं वो काबिलियत के आधार पर दे रहे हैं, ना उनमें परिवारवाद है, ना उनमें पार्टीवाद है, ना उनमें किसी भी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। चौथी बात जो इन्होंने कही महिला पहलवानों की, मैं इनको आज भी बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने अब तक उन सभी मामलों में सिर्फ जानकारी मांगी है, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो अगर ये स्वयं को न्यायपालिका से, देश की न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं तो इनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और देश की बेटी की जो बात है तो स्वाति मालीवाल पर ये बार बार चुप हो जाते हैं। जब भी हम बात करते थे सागरिका जी की तो ये उस पर चुप हो जाते हैं। मतलब जो आपके पक्ष में खड़ा है वही देश की बेटी और बेटा है, लेकिन बाकी जो प्रतिष्ठित नेता है क्या वो देश की बेटी नहीं है, क्या वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? आज देख लीजिए, पूरी बात सुनिएगा, आज आप देख लीजिए स्वाति मालीवाल देश के सामने रो अपने हालात बयां कर रही हैं, जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल जी ये बात कहते थे ये हमारे पार्टी की शेरनी है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का चेहरा है। आज उसके लिए 2 शब्द नहीं कह रहे हैं, बड़ी ही शर्मसार करने वाली बात और खेद व्यक्त करने वाली बात। जी इरफान जी बताइए। देखिए जी, केजरीवाल जी ने भी साफ कहा है कि जो उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, जो जांच में साफ आए दूध का पानी होना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, आरक्षण किस लिए खत्म करना चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या देश में लागू करना चाहते हैं लोग? सिद्धांत जी जवाब दीजिएगा, इसके बाद आपको बताते हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ही पहली देश की ऐसी पार्टी है जिसने आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को 10% रोजगार देने, आरक्षण देने की बात कही।
तो ना तो हम संविधान बदलने जा रहे हैं, ना हम संविधान को कहीं पर भी परिवर्तित करेंगे। मैं इरफान जी से ये बात पूछना चाहूंगा, चाहे वो पंडित नेहरू जी हो और चाहे वो आपकी अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जाने कितनी बार कांग्रेस ने अपने मंतव्यों को साबित करने के लिए संविधान में ओल-झोल परिवर्तन किए हैं। आप ये देख लीजिए, जब देश आजाद हुआ था तो सबसे यहाँ का जो प्राइम मुखिया था वो राष्ट्रपति को माना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, हमारे संविधान में एक क्लॉज था कि संविधान के सारे निर्णय राष्ट्रपति की सहमति पर ही निश्चित होते थे, लेकिन उसमें भी परिवर्तन जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया। तो मैडम, जो लोग स्वयं 80-90 से ज्यादा परिवर्तन संविधान में करते रहे हैं, तो संविधान में किस प्रकार की रक्षा कर रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए। यामीन जी भी हमारे साथ है। यामीन जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। देखिएगा, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अधिकारों में भी कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रपति का कहीं अब तक अपमान किया हो तो एक बताएं। जैसे हमारी वर्तमान माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान होता है कि वो खड़ी रहती हैं और लोग बैठे रहते हैं, ऐसा अगर कहीं हुआ हो तो आप एक बताइए, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, यहाँ तक प्रथम नागरिक, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुनी। देश के प्रथम नागरिक अपमान कर रहे हैं जी। दूसरी बात मैडम, आप एक बार देख लीजिए, सोनिया गांधी जी मेन सीट पर बैठी थी और मनमोहन सिंह जी को सेकेंडरी सीट पर बैठा कर मैं नहीं बोलने दूंगा, तब कैसा लगेगा ये भी तो देखकर बात करो आप। सिद्धांत जी, यामीन जी को आप उनकी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। जो जो सवाल पूछे जाए उनके जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी यामीन जी, बताइए। जी, मैं ये कह रहा था, मैंने बताया कि राष्ट्रपति जी पर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि जहां जहां विश्व के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो हमारे छात्र वो पूरी स्पष्ट नहीं करे थे, पूरे हमारे छात्र जो विदेशों में पढ़ रहे होते हैं उनको वापस इंडिया लाना पड़ता है। वहां की गवर्नमेंट जो है उनको वह सुरक्षित निकालती है, इसलिए कि वहां की गवर्नमेंट पे कोई धब्बा ना लगे कि वहां का छात्र जो है या वहां का नागरिक जो है हताहत हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप। तीसरी बात मैं और बता दूं आपको कि मोदी जी मुद्दों की बात आप कर रहे थे, तो ये बिल्कुल सत्य है कि मोदी जी आज अगर महंगाई पर बात करें तो जनता सोचने पर मजबूर होगी। हम जो चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, हमारे अभी पिछली डिबेट में मैं भी बैठा था देश न्यूज पे, तो उस पर एक सवाल आ रहा था बार बार कि आप जो है इतने दल मिलकर अकेला मोदी जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, मोदी स्वयं 38 दल के साथ लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जो है 26 दलों के साथ लड़ रहा है। मैं कहता हूं क्यों ना ये 2024 के 2 चरण बचे हैं, जो ये चरण भी खत्म, एक चरण बचा है, तो मोदी जी इस पर बात करें, महंगाई पर, मोदी जी कोरोना काल पर बात करें, मोदी जी नौकरियों पर बात करें, मोदी जी मनरेगा पर बात करें, मोदी जी शिक्षा पर बात करें, मोदी जी जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करें, तो मैं समझूं कि मोदी जी जो है देश के मतदाता की बात समझ रहे हैं, उन पर इसका जवाब भी ले लेते हैं यामीन जी। यामीन जी, इसका जवाब ले ले कि 70 साल में कितना विकास हुआ, 10 सालों में कितना विकास हुआ, रोजगार की लगातार बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है। सिद्धांत जी जवाब दीजिएगा, 70 साल के मुकाबले 10 साल, बताइए। इरफान जी, आप अभी लगातार सवाल उठा रहे थे, स्वाति मालीवाल केस पर भी बार बार बोल रहे थे। एक सवाल हमारा भी है, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, क्या आपने वो नहीं सुना? सीएम केजरीवाल ने क्या कहा, आपने वो तो बता दिया कि सीएम केजरीवाल ने कहा है जांच में जो निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि और भी तमाम मुद्दे हैं इसके अलावा, उस पर बात की जाए। तो देश भर में क्या आपके हिसाब से? जी सिद्धांत जी बताइए। देखिए मैडम, मुद्दे बहुत हैं, मैं इनसे सुधांत जी से इनको तो ऐसा लगता है बीजेपी वालों को जो है 2014 में ही आजाद हुआ। दूसरी बात, इंटरनेट कभी नहीं था यहाँ, पक्की सड़कें कभी नहीं थी, टीवी यहाँ नहीं था, मोबाइल यहाँ नहीं, फोन यहाँ नहीं था, इंटरनेट यहाँ नहीं था, कुछ भी चीज हिंदुस्तान में नहीं थी। ये बिल्कुल आदिवासियों की तरह और बिल्कुल मतलब जंगल राज की, मतलब एक तरह से जो पत्थर जलाकर आग जलाया करते थे, आदि मानव की तरह हम जी रहे थे लोग, ऐसा बीजेपी वाले प्रतीत करते हैं। अब इनसे ये पूछिए कि 10 साल में इन्होंने कोरोना काल में इतना नुकसान हुआ, बताइए प्रति व्यक्ति को इन्होंने क्या मुआवजा दिया?
इन्होंने कोविडशील्ड की इतनी नकली दवाई लगवा दी, उनसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उन्होंने दुनिया भर की वसूली कर ली, दवाई की जांच नहीं हुई और दवाई दुनिया के लग गई। अब दुनिया परेशान है, रोज हार्ट अटैक से तादाद बढ़ रही है, हार्ट अटैक से मरने वालों की। इस मुद्दे पर ये बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो नेहरू खानदान ये है, नेहरू का। आप इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी इतनी बड़ी लीडर, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इस बात को कोई नहीं देखता है। मैं बिल्कुल आपकी माफ करिएगा, मेरे इधर से कुछ नेटवर्क का इशू था। सिद्धांत जी, आपने सुन तो लिया होगा ना कितने आरोप लगाए गए, क्या कुछ कहा गया, आप उसका जवाब दीजिएगा। साथ ही 70 साल और 10 साल के मुकाबले की बात अगर हम करें, जी बताइए सिद्धांत जी। जो कहना है पहले आप कह लीजिए, फिर मैं। सिद्धांत जी आप बताइए, आप इन आरोपों का जवाब दीजिए, उसके बाद हम सवाल पर आते हैं। ठीक है मैडम, इन्होंने कहा कि ये जो हमने अपने देश के लोगों को वापस ला रहे हैं विदेशों से, जहां पर दूसरे देश, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो और भी बड़े देश हो, वो असमर्थ नजर आ रहे थे, तब हम अपने लोगों को वहां से बाहर ला रहे थे। कई बार हमने वो समय भी देखा है कि जब हमारे देश में घुसकर हमारे पड़ोसी मुल्क के 10 बेरोजगार और जाहिल लौंडे हमारे घर में घुसकर हमारी आर्थिक जो कैपिटल है उसको हिला देते थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ उस पर खेद व्यक्त करते थे। हमने वो समय भी देखा है। दूसरी बात आपने बात कही, आप मनरेगा पर बात करिए। मनरेगा जो है उसको वो जो भ्रष्टाचार का एक हब था वो आपने ही शुरू किया था। आपके ही प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे आते आते तक वो 10 पैसे हो जाता है। लेकिन उसी मनरेगा में आज डीबीटी के माध्यम से हम मजदूरों को अगर 100 रुपया भेजते हैं तो उनके अकाउंट में 100 रुपए आते हैं। ये हमारी पारदर्शिता और लोगों के विकास के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है। तीसरी बात आपने कही महंगाई सन 2004 में आप कैलकुलेट कर लीजिए, सन 2004 में जो महंगाई का रेट था वो 22.62% भाई साहब, लेकिन आज जो महंगाई का रेट है वो 4.83% है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो कह रही हैं। मैं इनका पहलू एक बार और लाना चाहूंगा। सन 2006 में इलाहाबाद और कानपुर, उसके अलावा लखनऊ, 3-4 ऐसे शहरों की फोटो जो है वो अमेरिका ने अपने शहरों में लगाई थी, गंदगी को दिखाने के लिए कि अगर आप अपने क्षेत्र को साफ नहीं रखेंगे तो आपका देश जो है वो आपके शहर जो है वो इस तरह इंडिया की तरह इस तरह हो जाएंगे। वही बात है ना कि 70 साल के कार्यकाल, 55 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने सिर्फ भारत को गर्त में डालने का काम किया है। आज देख लीजिए दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो आज हमारे प्रधानमंत्री को द बॉस कह के पुकारते हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब हमारे ही प्रधानमंत्री को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह के पुकारा जाता था। जी जवाब दीजिएगा, बड़ा आरोप लगाया गया है। पहले कोई भी भारत को नहीं जानता था, सिद्धांत जी लगातार यही कह रहे हैं, ना ही भारत के प्राइम मिनिस्टर को जानता था, ना ही भारत के नेताओं को जानता था, और ना पहले विकास के कार्य होते थे, और ना पहले भारत के विकास कार्यों को कोई जानता था। यामीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है बहन जी। मोदी जी के समय में, मोदी जी के परम मित्र ट्रंप साहब हिंदुस्तान जब आए तो मोदी जी ने अपने गृह प्रदेश के अंदर गुजरात में उनका दौरा कराया, और जहां पर उनका दौरा कराया वहां एक दलित बस्ती थी। उस दलित बस्ती को छुपाने के लिए टेंट लगाए गए, हजारों लाखों रुपए के टेंट लगा दिए गए कि ये दलित बस्ती पर उनके प्रिय मित्र की कहीं नजर ना पड़ जाए। ये बहुत बड़ा विकास था। इसको देखकर ट्रंप ने सारे देशों को, दुनिया के 146 मुल्कों को बताया कि भारत से अच्छा विकास कहीं हो नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री को कोई नहीं जानता था, इस देश की, भारत को कोई नहीं जानता था, हिंदुस्तान को नहीं जानता था, इंडिया को कोई नहीं जानता था। अगर नहीं जानता था तो अमेरिका के व्हाइट हाउस से माननीय इंदिरा जी को आयरन लेडी का खिताब किसने दे दिया? शायद किसी ग्राम पंचायत के किसी ग्राम प्रधान ने दिया होगा। मैं इरफान जी, एक सवाल आपसे भी है। लगातार आप बात कर रहे थे, लगातार आप स्वाति मालीवाल केस पर भी बोल रहे थे। शायद किसी प्रधान ने दिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी जब से आए हैं, जब इसे कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन इरफान जी आपके पास आते हैं लगातार। दिल पे अडानी लिख गया। भारत का नाम जो है पहले कुछ नहीं था, जो अब हुआ है वो मोदी जी ने किया। जो कुछ भी किया खेती मोदी जी ने की है।
भारत की स्टेटों को भी जवाब मोदी दे जी ने रहे किया। हैं भारत के जिलों के नाम आरोपों मोदी जी ने किए। उड़ीसा में जाके मोदी जी पूछते हैं कि जिलों की कैपिटल बताइए। ये भी तो विश्व कह रहा होगा कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, तो जिलों की कैपिटल पूछ रहा है उड़ीसा में जाके वहां के मुख्यमंत्री से। अरे जिले में तो ग्राम ब्लॉक होते हैं, तहसीलें होती हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत धन्य है कि उन्होंने भारत का नाम विश्व में ऊंचा कर दिया। आप महंगाई की बात करते हैं, 400 रुपए किलो लहसुन बिकवा दिया, 300 रुपए टमाटर बिकवा दिया, 200 रुपए सरसों का तेल बिकवा दिया, 200 से ऊपर ऑयल बिकवा दिया। आप पाकिस्तान कहां पहुंच दी? आज देश कर्ज में कितना है, कितना कर्ज में है? आप पाकिस्तान गठबंधन मिलकर के सवाल कर रहा है लगातार कि देश कितने कर्ज में है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए, कर ले, मैं उनको एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जवाब दीजिए प्रधान जी, आपके पास पूरा मौका है। महंगाई पर भी जवाब दीजिए, बेरोजगारी पर भी जवाब दीजिए। मेरा जवाब ले लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये जो आप आयरन लेडी की बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट पूरा देश करता है। जो उन्होंने किया है भारत को, जो पाकिस्तान है उसके दोहरे खतरे से मुक्त कराकर, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो दिवंगत हो गई हैं। लेकिन उनके ही कार्यकाल में आपको ये बात नहीं पता है कि हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाने की जरूरत पड़ गई थी। आपने हमने वो काल भी देखा हुआ है। दूसरी बात, आप जो कहते हैं हमने बांग्लादेश को तोड़ दिया है और पाकिस्तान को अलग कर दिया है, तो शायद उस समय आपको उन 35 लाख से ज्यादा विस्थापित हिंदुओं की सुध नहीं आई होगी, जो बांग्लादेश में अपना घर बार सब नष्टो नाबूद होने के बाद मुक्ति वाहिनी का हिस्सा बने थे। लेकिन उसके बाद उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आज तक किया जा रहा है। आप बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, तो आप ये देख लीजिए ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोगों की स्थिति क्या है। आज हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो फल फूल रहा है, उसकी स्थिति 8% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में देख लें तो जहां एक समय पर 32% हिंदू हुआ करते थे, आज वहां पर 1.5 या 2% बचे हैं। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, जहां पर कभी 43% से ज्यादा हिंदू हुआ करते थे, आज वहां पर 6 या 7% बचे हैं। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती आई। आप वो सब छोड़िए, हमारे ही देश का हिस्सा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की सरकार ने, आप ही के गठबंधन की प्रमुख मुखिया मानती है जो खुद को, उन्होंने 78% से ज्यादा ऐसी जातियों को रिजर्वेशन देने का काम किया है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के कैटेगरी में आते हैं, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वही है। तो आप बता दीजिए आपने कौन सी देशभक्ति करने का काम किया? आप बार बार इंदिरा गांधी जी का आलाप करते हैं, वर्तमान में आपके पास राहुल गांधी जी, आप उनकी उपलब्धि बता दीजिए। और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, इंदिरा ने नहीं, इंदिरा जी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जो है, नरसिम्हा राव जी, देवगौड़ा जी हो, इंद्र कुमार गुजराल जी हो, और चाहे मोदी जी हो। लेकिन आप सारा श्रेय भारत का मोदी जी को देंगे तो भारत की जनता 4 तारीख को आपका इसका जवाब दे रही है। आप इंदिरा जी की बात करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिरयानी खाने नहीं जाता हूं बिन बुलाए। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने। हमेशा दुश्मन मुल्क को दुश्मन की तरह देखा है कांग्रेस ने। और एक बात बता दूं, ये जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोई घटना घटित होती है वो अपने तरीके से अपनाता है और अपने तरीके से उसका जवाब देता है। माननीय अटल जी के टाइम में जब कारगिल हुआ तो उन्होंने मुंह की खिलाई दुश्मन मुल्क को। आप जो है बात करते हैं, जिस भी काल में जो बात होगी वो उसका जवाब देगा। आप कोई निराला जवाब नहीं देंगे कि भारत के आप प्रधानमंत्री हैं तो आप ही जवाब देंगे, तो कोई दूसरा जवाब देने आएगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपको जनता ने देश सौंपा है। आप उसमें एहसान मत जताइए 5 किलो राशन देकर चित्र छाप रहे हो। ये एहसान मत जताइए कि हमने ये कर दिया। जब हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाइनिंग इंडिया पे वोट मांगा था, कारगिल पे नहीं मांगा था। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पर, और तो आपने जो उत्पीड़न किए हैं, जो जुमले दिए हैं, जो झूठ बोला है, उस पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं मेरे सवाल पर। सिद्धांत जी, सवाल तो तमाम पूछ दिए गए हैं। यामिन जी, मैं आपके ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान कोट करूंगा। उन्होंने कहा था ये 5 किलो की बार बार जो है खैरात देकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा अगर हम सत्ता में आ गए तो हम 10 किलो दे देंगे। तो आप मतलब हमारी कही हुई बात दोष है और आपका कहा हुआ बात जो है वो देशभक्ति का नारा बन जाता है।
दूसरी बात आपने कही कि हम इस बात पर मांग रहे, हमने अटल बिहारी जी ने शाइनिंग इंडिया के नाम पर वोट मांगा, तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2048 तक विकसित भारत के बनाने के लक्ष्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जब हम आ जाए, हम केंद्र में आ जाएंगे तो हम महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, बेरोजगारों के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। उनको ये भी नहीं पता है कि देश की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी, जीडीपी खत्म हो जाएगी अगर हमने 1-1 लाख रुपए देना सबको प्रारंभ कर दिया। हम तथ्यों पर, हम वर्तमान स्थिति पर बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे मोदी जी अगर आज वोट मांग रहे हैं तो हमने 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। आप देख लीजिए, हमने वो भी जमाना देखा है जब कांग्रेस के कार्यकाल में सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, 9/11 जैसे मुंबई ब्लास्ट जैसे हमले हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, और हम हमारे देश के प्रधानमंत्री यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को अपने प्रधानमंत्री हॉल में बुलाकर सीडी गिफ्ट करते थे, उसके साथ खाना खाते थे। हमने पाकिस्तान के साथ बिरयानी नहीं खाई है, हमने पाकिस्तान को एक मौका दिया है जो अटल जी ने भी दिया था, लेकिन अगर उसने उस मौके को नहीं समझा है तो हमने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके उस पर नोटबंदी के रूप में इकोनॉमिक स्ट्राइक भी की है। शायद ये बात भूल गए, जिस दिन नोटबंदी की गई थी उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान में सबसे बड़े नोट माफिया ने अपने घर पे बैठकर फांसी लगा ली थी। आप शायद वो न्यूज पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि जो पास्ट में हो गया हम उसके आधार पर वोट मांगेंगे। आपके पास वर्तमान में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है जिनकी उपलब्धियों का बखान हम खुलकर कर सकते हैं, बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। यामीन जी आप जवाब दीजिएगा, इरफान जी आपके पास उसके बाद आते हैं सवाल के साथ, लेकिन यामीन जी इसका जवाब दीजिएगा। आप बखान पूछ रहे थे, आप योजनाएं पूछ रहे थे जी। मैं सबसे पहले बड़े भाई की ये बात बता दूं कि हम 10 किलो आटे की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं है। फूड एंड राइट जो विधेयक हम लाए थे 2013 में, आपने वॉकआउट किया था क्योंकि जनता का अधिकार है। हमने ये कहा है खड़गे जी ने कि हम 5 किलो पर अपना चित्र छपवा के नहीं बांटेंगे, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, हम 10 किलो देंगे बिना चित्र के। पहले सवाल का जवाब आपका। हमने 1 लाख रुपए की बात कही है, आज देश की इकोनॉमी क्या फर्क आ रहा है? अरे 15 लाख रुपए जो देने का वादा किया था उससे भी देश की इकोनॉमी नहीं गिर रही थी, लेकिन हम 1 लाख रुपए साल नौजवानों को 1 लाख रुपए साल हम जो है महिला घर की प्रमुख महिला को देने का वादा करके आ रहे हैं, हम देंगे। हम अडानी जी को रुपया वापस, हम अडानी जी का कर्ज माफ नहीं करेंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अडानी जी से बकाया राशि, भारत से भागने वाले लोगों की राशि हम जो है देश में लाएंगे और देंगे। आपने कहा कि 2000 का नोट, अरे प्रधानमंत्री जी आपने ही चलाया 2000 का नोट, और 2000 में लाइनें लगवाकर आपने अपने लोगों के काले धन को सफेद बनाया, और उसके बाद आपने उस 2000 के नोट को वापस भी करा दिया। सबसे ज्यादा भाजपा के लोगों के यहाँ जो है नोट निकले, ये अखबार और टीवी ने दिखाया। आपके तीनों बातों का जवाब, आतंकवाद की बात आपने कही, माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री अखबार ने दिखाया कि सबसे ज्यादा नोट हमारे बीजेपी के 250 करोड़ आपके तेलंगाना के मिनिस्टर के यहाँ से निकल रहे हैं। भाई साहब आप कह रहे हैं ये बात, झूठे तक तो पेश ना करिए। अफगानिस्तान के कंधार में भारत में तो आपने कहा अडानी की बात, आपने अडानी की बात कही। आज आपको पता है कि झारखंड में और पूर्व की राजस्थान सरकार ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अडानी को दिए। आज आप देखिए तमिलनाडु में फिशरीज कॉन्ट्रैक्ट आप ही की सरकार ने अडानी को दे रखा है। झारखंड में माइंस कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपने अडानी को दे रखा है। तो अडानी की को गाली देने से पहले आप अपना कॉलर चेक तो करिए। हम पढ़कर हम आते हैं, आप जुमलेबाजी करते हैं 15 लाख वाली, पढ़कर हम आते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, सच्चाई न्यूज पेपर देख लीजिए, न्यूज पेपर में लिखा होगा आप पढ़कर आते तो ये झूठ की दुकान खोलकर यहाँ नहीं बैठे होते। अगर आप पढ़कर आए होते यामीन भाई, आप झूठ की दुकान खोलकर यहाँ नहीं बैठे होते। आज के बांटिए या नहीं सिर्फ बांटिए, आप राशन से बांटेंगे ही ना, आप बांटने की बात तो कर ही रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं देश के लोगों को ये जो है वो सुस्त बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप 10 किलो राशन देकर क्या साबित करना चाहते हैं? यामीन भाई आप तथ्यों की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप पढ़कर आइए। जब पढ़कर आप आए होते तो आपको पता होता कि झारखंड में माइनिंग का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप ही की सरकार ने दिया है। पंजाब में लिखकर के कॉन्ट्रैक्ट, वही बात है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई जब हो जाते हैं तो ये कहते हैं नहीं नहीं हम दोनों मिलकर उसको चोर कह देते हैं। आप ये देख लीजिए ना, तमिलनाडु में फिशरीज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को आटे की सरकार ने दिया है। ये आपकी सरकार के कारनामे हैं। आप अडानी को आके गाली मत दीजिए और गाली दे रहे तुमको प्रोजेक्ट मत दीजिए। सारा हो चुका है,
रिटायरमेंट का इशारा आपके अमित शाह जी ने दे दिया मोदी जी के लिए उड़ीसा की जनसभा में। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं, यामीन जी और इरफान जी, आप दोनों ही से हमारा ये सवाल है। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि अब पहले जब 370 के दौरान दंगे हुआ करते थे, खून की नदियां बहा करती थी, अब कंकड़ भी नहीं चलता है और ना चल सकता है, क्योंकि जो गुंडों की माफियों की सरकार थी उसे खत्म कर दिया गया है और दोबारा से ये आने वाले नहीं है। यानी कि पहले की जो सरकारें थी उनके दौरान दंगे ही हुआ करते थे, केवल 370 जैसी धाराएं चला करती थी, उन्हें कोई खत्म नहीं करता था, ना कोई गलत मानता था। और 370 पर तो गठबंधन का भी बयान आया है, अग्निवीर योजना को भी वापस बंद करने की बात समाप्त की है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जिसमें अन्य प्रदेश का आदमी जम्मू कश्मीर में जाकर जगह नहीं खरीदता था, उसको हटाकर अडानी जी को जगह दिलवाई गई है। और आज वहां उस जगह में कश्मीर में पेट्रोलियम निकल रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं, वो भी अडानी जी को बेचा गया। 370 का आपका जवाब आपको दे दिया। और 370 की बात करने वाले और खून की नदियों को बात करने वाले अपने गिरेबान में झांके कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली बीजेपी थी। आप अपने गिरेबान में झांक के बात करिए, जब तो आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। जवाब दीजिएगा ना, ये सवाल तो अमित शाह का है, गृह मंत्री का है। ये वो लगातार यही बात कह रहे हैं, हर जगह हर रैली में कह रहे हैं कि पहले कंकड़, वो तो कुछ भी कह देंगे। उनकी क्या, वो मोदी जी को बताते हैं बीए पास, एक दिन कहते हैं ये सारे मीडिया आए नहीं आए अमित शाह जी के। उनकी क्या है, वो कुछ भी कह सकते हैं, चुनाव आयोग को धमका सकते हैं कि आप डेटा जारी कर दीजिए, 61 की जगह 66% वोट पड़ा। उनकी क्या है, वो भाई सर्वे सर्वा है, देश के गृह मंत्री हैं, वो कर सकते हैं। हिटलर शाही है ये भारत, जो है लोकतंत्र नहीं है, हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। तो जी जवाब दीजिएगा ना, खामोश क्यों बैठे हैं? तमाम आरोप लग रहे हैं, इनके जवाब भी तो आज देखिए, मैं इनके बात के बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बात हो रही है वो बिल्कुल क्लियर पब्लिक को समझ में आए। ठीक है सिद्धांत जी, इन्होंने ये बात कही कि देश का जो गृह मंत्री है वो हिटलर हो गया। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, आपकी बात रख रहा हूँ कि आप 10 साल में जो अमित शाह है वो हिटलर हो गए। 55 साल से ज्यादा पीरियड आपने इस देश में गुजारा है, तो क्या आप भी हिटलर हुआ करते थे? आपने भी तो आप तो ये देख लीजिए ना, सोनिया गांधी जी उस समय कुछ भी नहीं थी सिवाय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। और चाहे हमारी मीटिंग वियतनाम के साथ हो, चाहे हमारी मीटिंग ब्राजील के साथ हो, चाहे हम बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय समझौते करें, उसमें जो प्रमुख रूप से अगर जो राजनयिक आते थे वो पहला हाथ सोनिया गांधी जी से मिलाते थे। ये ऑफिशियली कोड है, आप चाहे तो उस वीडियो को उठाकर देख सकते हैं विदाउट एनी एडिटिंग और कटिंग। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही कश्मीर की, कश्मीर पर इनके हाथ क्या, इनके हाथ सर से लेकर और पैर की उंगली तक रंगी हुई है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब देश के जो प्रमुख मुखिया सरदार पटेल थे, उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले कश्मीर को अपने अंडर लेते हैं, तब नेहरू जी ने उनको ये बात कही कि नहीं, उसका फैसला जो है हम पाकिस्तान के आपसी सहमति पर छोड़ देते हैं। उसके बाद जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो आप खामोश बैठे रहे। और तीसरी बात, आज जब वहां पर G20 जैसे समिट हो जाते हैं और जब एक चिड़िया का पर भी नहीं टूटता है, आप देख लीजिए एक समय वो भी था जब हमारे इसी नरेंद्र मोदी को वहां पर बोलकर ललकार कर जाना पड़ा था कि मैं वहां पर आऊंगा, झंडा लहराऊंगा, और सिर्फ 20 मिनट का गैप दिया था कि हम 20 मिनट से ज्यादा आपको सुरक्षा वहां पर नहीं दे सकते हैं। ये वो कश्मीर था। और आज उसी कश्मीर में जो राहुल गांधी जी हैं घंटों ड्राइविंग करते हैं, और मोदी जी जो हमारे काल में बनाई हुई सड़कें हैं, आप देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा पुल आज हमने बनाया हुआ है लद्दाख के अंदर। जम्मू कश्मीर में आज हम रेसिंग करवा रहे हैं। आज वहाँ के बच्चे नहीं बनते हैं, आज वहाँ के बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं, वहाँ के बच्चे परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। लगातार गुंडों की सरकार चलाने की बात कही जा रही है। पहले प्रदेश में जो सरकार थी उसको गुंडाराज का सरकार हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी कहती है। देखिए, जिस सरकार की आप बात कर रही हैं, जिस सरकार को आप गुंडा सरकार कही, उसी सरकार के बनाए हुए हाईवे पर हवाई जहाज उतारे गए, उसी सरकार के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन इन्होंने कोई किसी बयान में योगी जी ने या अमित शाह जी ने या मोदी जी ने या और किसी नड्डा जी ने किसी ने कहा हो कि हमने ये रोजगार के लिए ये अवसर पैदा किए, इतने युवाओं को नौकरियां दी, इतने ये शिक्षा के लिए हमने ये इंतजाम किया। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ते हैं।
अगर इन्हें लड़ना है तो एक शिक्षा के मुद्दे पर आइए। शिक्षा की एक प्रणाली क्यों नहीं लागू करते, दवाई की सुविधा क्यों नहीं पैदा करते, जो मूल अधिकार है, जो बेसिक अधिकार है जनता के, वो देने चाहिए कि जी हमें दवाई का इंतजाम होना चाहिए और पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए। जो शिक्षा है, शिक्षा को एक प्रणाली का रूप क्यों नहीं देते? अमीर का बच्चा अलग अलग पढ़ाई पढ़ेगा, गरीब का बच्चा अलग पढ़ाई पढ़ेगा, उसके बावजूद भी फिर जो बच्चे पढ़ के आते हैं ये पेपर लीक करा देते हैं नौकरियां न देने की वजह से। ठीक है, बताइए भाजपा सरकार में कितने पेपर लीक हो रहे हैं? तमाम पेपर लीक हो जाते हैं, जान बचानी पड़ जाती है। इन्होंने इनकी बात सुन ली मैंने, मेरी बात आप मुझे जवाब दे लेने दीजिए। भाई साहब, आपने दो बातें कही कि शिक्षा प्रणाली आप एक जैसी क्यों नहीं लाते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि हमने ही पुरानी शिक्षा नीति को रिवाइव करके एक नई शिक्षा नीति इंप्लीमेंट की है और ये पूरे देश में इंप्लीमेंट होगी, जिसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन उसी शिक्षा प्रणाली को जो पूरे देश में जो मदरसा काउंसिल है वो उसको मदरसों में लागू नहीं होने दे रही है। उन्होंने साफ लहजे में ये बात कह दी है कि मदरसों में हम अब ये शिक्षा नीति लागू नहीं होने देंगे। मैं मानता हूं आपका विरोध नरेंद्र मोदी जी से है, मैं मानता हूं आप उनको हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों का सही समझते हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली से क्या दिक्कत है? अगर किताबें अच्छी होंगी तो उनको पढ़ा जाएगा, नहीं होंगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सही बात यह है कि आप उनको वहां पर लाने ही नहीं दे रहे। अब इन्होंने कहा कि आप रोजगार की बात नहीं करते हैं। आपने एक हाईवे बनाया उत्तर प्रदेश के, एक्सप्रेस वे बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस पर शायद कितने सालों से आप वोट मांगते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में डेली जो है वो 28 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम किया है हमारी सरकार ने, जिसके अंतर्गत नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, लिंक और उसके अंतर्गत नाम से मेरी बात सुन लीजिए सिद्धांत जी, मेरी बात सुन लीजिए। IT हब बना हुआ है। इनके फीते काटकर आपने अपनी तख्ती चिपका दी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुई आई जापान से उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है कुछ कि आप जो है अपने नाम की तख्ती लगा देंगे और वो रोड आपके नाम पे चढ़ जाएगा। ये जनता सब जानती है और इस बार चुनाव में जनता उभर चुकी है और ये सब मुद्दों पे शासनकाल में ऐसा क्या कर रहे थे जनता समझ चुकी है। लगाने का समय नहीं मिला, आपके पास पर्याप्त समय था, दो कार्यकाल रहे आपके, आपको 4 जून को लगानी चाहिए थी, आपने तख्ती लगाई नहीं। आपने तख्ती लगाई कक्षा पर, आपने तख्ती लगाई बिजली चोरी पर, आपने तख्ती लगाई। शायद आप वो वाला जमाना भूल गए हैं कि जब एटा की तरफ इटावा की तरफ जो बसें जाया करती थी उसको पुलिस कॉन्वॉय के साथ भेजना पड़ता था। वहां की गुंडागर्दी से का आलम ये था। आज आप देख लीजिए, एक आदमी पैदल फर्रुखाबाद से एटा चला जाता है और उसको रात को 10 बजे चू नहीं होता है। हमने वो समस्या भी देखी जब फर्रुखाबाद से, मेरे ही गृह जनपद से, और अगर हम एटा जाते थे तो रात को 8 बजे के बाद घर वाले मना कर दिया करते थे अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, क्यों उधर मत जाना, लूट हो जाएगी, सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिना रहे हैं। लेकिन उस बात को, उस सवाल का जवाब तो दीजिए जो लगातार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है रोजगार कहाँ है, रोजगार के मुद्दे पर बात करिए, महंगाई कब होगी इस मुद्दे पर बात करिए, बेरोजगारी कब दूर होगी, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, पेपर लीक कब बंद होंगे, इन सारे मुद्दों पर जवाब दीजिए। विपक्ष का सवाल यही है, जवाब वो भी इसी मुद्दे पर चाहता है। तमाम या फिर कई बार हम कह ले सवाल उठाया जा चुका है। सीधा सीधा ये क्लॉज डाला हुआ है कि हम पेपर लीक पर और अधिक तगड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हमने NIA के अंतर्गत एक SIT कमेटी गठित की है, उस जो आने वाले सभी पेपरों पर अपनी पूर्ण नजर रखेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नकल माफियाओं पर के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं तो हमने उत्तर प्रदेश, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नकल के कॉलेजों की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी थी जहां जाने की आवश्यकता नहीं होती थी और आपके घर बैठे आपकी डिग्री आ जाया करती थी। वो समय भी हुआ था। दूसरी बात आपने कहा रोजगार की बात। आज हम कानपुर को नए डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए, अगर कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, हम अपनी स्वदेशी मशीनें वहां पर बनाएंगे, तो क्या आदमी हम जापान से लेकर आएंगे? हम तो कानपुर के लोगों को ही रोजगार देंगे। आज नोएडा देख लीजिए, नए IT हब के रूप में विकसित हो रहा है और हमने वहां पर, आप कल ही एक डेटा आया है कि वहां हर साल वहां पर 55 लाख से ज्यादा नौकरियां जनरेट हुई ऑल ओवर IT सेक्टर से। तो हम लोगों को उनकी काबिलियत के आधार पर रोजगार दे रहे हैं। हम, ऐसा नहीं है कि हम जाति विशेष या समुदाय विशेष के व्यक्ति को
लाइन लगाकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमारे अंदर भेदभाव की नीति नहीं है। काबिलियत के हिसाब से तो आप नौकरी दे रहे हैं सिद्धांत जी, काबिलियत के हिसाब से तो आप नौकरी दे रहे हैं, फिर उन लोगों का क्या होगा जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप यही बात कर रही हैं तो हमने उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। मैं एक दो योजना का नाम आपको बता देता हूं। विश्वकर्मा योजना, आपको इसको ऑनलाइन जाकर चेक कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम मैट्रिक या 8वां पास हो तो हम उसको सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, और प्रशिक्षण जो 8 दिन का होगा उस दौरान उसको प्रतिदिन 500 रुपए का सपोर्टिंग अमाउंट दिया जाएगा। सुन लीजिए पूरी बात, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, मेरी सुन लीजिए। उसमें उसको व्यापार को इंस्टॉल करने के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता मूल्य दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हमने ग्रामीण लेवल के व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए प्रधानमंत्री, अरे यार मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनते ही नहीं है। हमने पिछले साल ही 1.2 करोड़ से ज्यादा श्रम कार्ड बनाने का काम किया है, और उनके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को रोजगार नहीं है उनको सरकारी कार्यालयों में या फिर सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं में, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो जन औषधि मंत्रालय, उसके अंतर्गत रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी है मैडम, हम चांदी की चप्पल पैदा नहीं हुए थे हमारे प्रधानमंत्री। अगर वो दवाई कोई खा भी रहा है तो उसको ठीक नहीं हो रहा है, कूड़ेदान में जा रही है सारी दवाएं, वो सारी दवाएं कूड़ेदान में जा रही है। उसके लिए टोटल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता है? विपक्ष चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन दवाई की क्वालिटी पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। जब आपकी अपनी बात होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और जब आपके मतलब की बात नहीं होती है तो आप वहां चले। आप देख लीजिए, हमने तो आरसी के द्वारा लगा, आपने पोलियो को खत्म करने में इतने साल लगा दिए। हमने कोविड जैसी विध्वंसक दौर से अपने देश को सक्सेसफुली निकाला, वहां पर कोई हमने इसकी भरपाई कैसे? आप वही बात है ना, आपने पढ़ लिख, ऐसा है आपके पास डेटा है नहीं, सिर्फ चिल्लाने का काम आप करते हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे वो कहीं पर भी, और आपकी इस चीख को पूर्ण रूप से देश की जनता बंद कर देगी। पद पर आपको बैठाया गया है 10 साल, जिस पर आप बैठे हैं आपको वो काम करना पड़ेगा। कोई अगर डॉक्टर है तो उसको मरीज को देखना पड़ेगा, कोई अगर वकील है तो उसको अपने क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, कोई अगर मिस्त्री है उसको गाड़ी सुधारनी पड़ेगी, कोई अगर प्रधानमंत्री है तो उसको देश के काम करने पड़ेंगे। जिस पोजीशन पे आप बैठे उस पोजीशन पे सारे काम करने पड़ेंगे। अब आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो सही बात है लोगों में चढ़वा दी, हमारे प्रधानमंत्री अपनी माता जी का इलाज अपने ही देश के अस्पताल में कराते हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी है उनको अगर ठीक किया जाती है तो वो फ्रांस से इटली चली जाती है। तो अपने देश की संसाधनों पर विकास हमें विश्वास में इतना ज्यादा है कि आज का भारत जो है वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी अपने ही देश में इलाज कराता है, वो बाहर विदेशों में घूमकर इलाज नहीं कराता है। अगर थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है तो बात में इटली चले जाते हैं, बात में फ्रांस चले जाते हैं। क्या आपको अपने देश के हॉस्पिटल्स पे भरोसा नहीं है? आप कह रहे दवाइयों की क्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सवाल पूछिए। सिद्धांत जी के आरोपों का आप जवाब दीजिएगा कि जरा सी बीमारी हो जाती है डायरेक्ट तंज कसने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती ही है, साथ ही अब प्रवक्ता भी कहना शुरू कर दिए हैं। ये इन्हें तो भारत का अपमान करने का एक शौक चढ़ा हुआ है, वो शौक के अनुरूप भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज अमेरिका में हुआ, सोनिया गांधी भारत की माता नहीं है, इलाज अमेरिका में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात मानता हूँ, लेकिन वो कांग्रेस की देश की माता नहीं है। एक कांग्रेस वो भी गांधी परिवार से, जिसने की देश की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और वो सोनिया के बारे में ये बोलते हैं जो शर्म नहीं आती है कि 2004 में उन्हें सोनिया गांधी जी ने कोई देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वीर सावरकर जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, सुखदेव ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जबकि सही बात है उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया गया। तो ओरिजिनल गांधी परिवार के बारे में कोई बोलेगा नहीं। जो उधार का लिया हुआ ये जो सरनेम है, जो उधार में आपने गांधी जी से ले लिया है, आज आप उस पर ही बात करते हैं। सोनिया गांधी जो गांधी परिवार ओरिजिनल है उसको कहीं पर क्रेडिट ही नहीं दिया गया। महात्मा गांधी का जो बच्चे हैं उनके बारे में किसी ने आज तक सुना? किसी ने भी नहीं सुना। यही कांग्रेस की नीति और नीति है कि वो अपने ही लोगों को देश का मुखिया मानते हैं। के साथ मिलकर
तब ये देश को आजादी मिली है। आप कहाँ भारत की कौन जनता लाई थी? हम लग्जरी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमारे जो विनायक दामोदर सावरकर है वो जेल जा रहे थे, तो हमारे भगत सिंह जो है वो जेल जा रहे थे, हम लोगों की लाठियां खा रहे थे। आज आप बता दीजिए कांग्रेस के एक भी व्यक्ति उस समय जिसे काला पानी की सजा हुई हो, एक भी, मतलब एक दो व्यक्ति को छोड़ के आप एक नाम नहीं गिना सकते हैं जिसमें काला पानी की सजा कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को उस समय हुई हो। आप जो आजादी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं वो आलीशान कमरों में बैठकर नहीं लड़ी जाती। सही बात यह है कि देश के विभाजन का कारण आपकी सत्तात्मक नीति ही थी। अब कोई देश की जनता किसी भी प्रकार से नहीं चाहती थी कि दूसरा पाकिस्तान बने, क्योंकि हम बंगाल विभाजन पहले ही देख चुके थे। तो देश की जनता को जो एक नासूर देने का काम है वो आप जवाब दे पाएगा। इसमें भी एक पॉइंट का फर्क है। ये देश की जनता डिसाइड कर लेगी यामीन जी और सिद्धांत जी कि देश की जनता को नासूर देने का काम किया गया है या फिर देश की जनता को विकास मिला है, अभी पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जी। सामान सब मिक्स हुआ हुआ, अरे ये 4 बार और वो तो बताते भी नहीं, अब फुलत में छट रहा। यामीन जी और सिद्धांत जी, ज्यादा समय नहीं बचा है, 4 जून पता चल जाएगा, 4 जून को ये भी साफ हो जाएगा। जी बताइए, अपनी बात को पूरा करिए। इस बात में बस 2 शब्द कहना चाहूंगा मैडम। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सभी ने ये बात कही, हम जनता के बीच गए हैं, हमने लोगों के दर्द को जाना है, हम लोगों से मिले, हमने 0 से स्टार्टिंग की थी और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का कोड कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। और जनता उसी विश्वास और प्रयास के साथ हमारी सरकार को दोबारा चुनेगी, मैं ये पूर्ण विश्वास है। यामीन जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये कह रहा हूं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी तो इनके है ही नहीं, जो कि 70 साल में उनका भी कार्यकाल जोड़ते हैं ये। मैं ये कह रहा हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन भाजपा के विरुद्ध मतदान करेगा। मतदान कर रहा है और निर्णय जो आएगा जनता का वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। इनके जुमलेबाजी और झूठधड़ी रह जाएगी। बिल्कुल 4 जून को मिल जाएगा। और मैंने बार सिर्फ 55 वर्ष इसीलिए कहे हैं आपके लिए, 55 से 57 वर्ष बार मैंने इसीलिए कहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो आप नहीं कह। ठीक है, 4 जून को ये बात भी पता चल जाएगी सिद्धांत जी और यामीन जी। और जैसा कि गठबंधन बार कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मतदान किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कार सेवकों पर जिसने गोलियां चलवाई, 370 धारा 370 जो कभी खत्म नहीं कर पाया और जिसने पहले दंगे हुए करते थे जिनके सरकार के दौरान, अब कोई कंकड़ भी नहीं चला सकता है, ना कोई खून की नदियां बहा सकता है, उसके लिए मतदान कीजिए। ऐसे लोग को मतदान करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे जिनके दौरान एक भी दंगा नहीं हो रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम जवाबों की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं 4 जून को ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनाने का, यानी कि सत्ता में आने का, केंद्र में आने का, या फिर गठबंधन को मौका मिलने वाला है और गठबंधन का नंबर लगने वाला है। तमाम सवाल खड़े हुए हैं जिनके जवाब 4 जून को ही मिलेंगे। इसी के साथ अगर आज के समीकरण की बात करें, यानी कि छठे चरण की मतदान की बात करें, जो 8 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों पर लगातार मतदान जारी है सुबह 7 बजे से और 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इनके साथ वो हाई प्रोफाइल चेहरों की अगर बात करें तो इसमें मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मनोहर लाल खट्टर, राज बब्बर, तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं इसमें। इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान है, राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्णपाल गुर्जर जैसे तमाम मंत्री हैं जिनके किस्मत का फैसला आज शाम 6 बजे तक हो जाएगा। जी आपको बता दें बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, शाम के 6 भी बज चुके हैं और कहीं ना कहीं इनके किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है और थोड़ी ही देर में पता भी चल जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 5वें चरण के डेटा की अगर बात करें तो यहां पर 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग हुई थी।